गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे और आज हम पढ़ेंगे जतका एंड पंचतंत्रा टेल्स। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द जतकास एंड हाउ दे टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल. Panchtantra is a collection of stories about how to succeed in life. Pancha means five and Tantra means way or strategies or principles. It is difficult to say that they were composed. They were probably written down in 500 CE. They were written for a king who wanted his son to become wise. A teacher, Vishnu Sharma, taught them the ways of the world and to be practical. He did this by telling them stories where animals speak and behave like human beings. You may not agree with the moral of some of the stories, but they are effective in conveying the ideas in a simple language and style. तो जतकास के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और पंचतंत्रा जो है वो किस तरह की स्टोरी है. एक ऐसी स्टोरी है जो कि हमें बताती है कि हमें अपनी लाइफ में, हमें अपनी ज़िंदगी में हम कामयाब कैसे हो सकते हैं. पंचा का मीनिंग होता है पांच और तंत्रा का मीनिंग्स होता है कोई भी स्ट्रेटजी या हमारे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स हम कहते हैं जिन्हें. ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि ये स्टोरीज़ जो हैं वो कंपोज किसने करी थी, लेकिन 500 साल पहले 500 सीई में इसे लिख दिया गया था, ये लिखी गई थी. और ये भी माना जाता है कि ये जो सारी स्टोरीज़ हैं पंचतंत्र की, ये एक राजा के लिए लिखी गई थी जो कि अपने बेटे को ईमानदार और सच्चा इंसान बनाना चाहते थे. उनके टीचर विष्णु शर्मा जी ने उन्हें बताया कि दुनिया कैसी है और दुनिया में प्रैक्टिकलिटी होनी कितनी ज़रूरी है. और उन्होंने ये सब स्टोरीज़ बताई. इन स्टोरीज़ में क्या था, थोड़ी सी डिटेल है कि ये स्टोरीज़ थी जिसमें जो एनिमल्स हैं, जो कि जानवर हैं, वो बोलने लगते हैं और ह्यूमन बींग्स की तरह, इंसानों की तरह बिहेव करने लगते हैं. कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जिनका मोरल आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रही हैं लोगों की तक आइडियाज़ पहुंचाने में, उनके लैंग्वेज में और उनके स्टाइल में. नेक्स्ट इज बुक्स ऑन साइंस. Aryabhatta, who lived in Patliputra, was the most famous astronomer and scientist of the ancient period. His book Aryabhatiya presented astronomical and mathematical theories. He gave an accurate value of pi. तो जो आर्यभट्ट थे वो कहाँ रहते थे, पाटलिपुत्र में रहते थे और ये बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे और एक साइंटिस्ट भी थे, बहुत पुराने समय के साइंटिस्ट थे. इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टिया, जिसमें इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल थ्योरीज दी थी. जिस बुक में सारी थ्योरीज लिखी हुई थी मैथ्स के बारे में और एस्ट्रोनॉमी के बारे में. और इन्होंने पाई की वैल्यू भी एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल सही पाई की वैल्यू भी इन्होंने ही दी थी. Next is, he calculated the length of solar year and believed that the earth is a sphere and rotate on its axis. He also showed that the eclipse were caused by the shadow of earth and moon. At the time, most people believed that eclipse were caused by a demon. आर्यभट्ट जी ने कैलकुलेट किया कि सोलर ईयर की लेंथ कितनी होती है, ये भी बताया उन्होंने. साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो अर्थ है, हमारी धरती है, वो कौन सी शेप की है, स्क्वायर शेप की है, जो कि रोटेट होती रहती है, यानी कि घूमती रहती है अपनी ही एक्सिस पे. और उन्होंने ये भी बताया कि जो एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स बोलते हैं ग्रहण, जिसको हम ग्रहण बोलते हैं ना, सूर्य ग्रहण, वो उसे हम बोलते हैं एक्लिप्स. तो एक्लिप्स जो होता है वो किस कारण से होता है, जब अर्थ की शेडो जो है वो मून पे पड़ती है, अर्थ की परछाई जो है जब वो मून के ऊपर पड़ती है तो एक्लिप्स होता है. लेकिन कुछ लोग मानते थे कि ये एक्लिप्स जो है ये कोई बुरा साया होता है या बुरी शक्ति होती है. तो इन सब चीज़ों को उन्होंने दूर किया, लोगों के वहम को दूर किया इस चीज़ से. Another astronomer, Varahamihira, wrote Panchasiddhartika. However, he showed more interest in horoscopy and astrology. Many people believe this shift led to superstition and decline of Indian science. एक और एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था वरमहीरा. इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका. इस बुक में उन्होंने होरोस्कोपी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, मतलब कि जो भविष्यवाणी होती है उस चीज़ों के बारे में लिखा सब कुछ. लेकिन कुछ लोगों का मानना ये था कि लोग इंडियन साइंस को भूलते जा रहे थे और इसकी सुपरस्टिशन पे विश्वास कर रहे थे, अंधविश्वासी बनते जा रहे थे इसके कारण. नेक्स्ट टॉपिक इज metallurgy. The best example of iron work is the still standing iron pillar in Delhi, made in 4th century CE. It has still not rusted, making even modern technician wonder.
मेटलर्जी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि जो आयरन पिलर है दिल्ली में, जो कि 4th सेंचुरी में बनाया गया था, वो आज भी वैसे का वैसा ही है, उस पर कोई भी जंग नहीं लगा। लेकिन मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नीशियंस हैं, जो भी वो आयरन आजकल बन रही है उस पर वो जंग लगने से नहीं हटा पाए, लेकिन यही एक ऐसा पिलर है जिस पे आज तक कोई भी जंग नहीं लगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिसिन। Charaka Samhita or the Handbook of the Physician provide a detailed anatomy of the human body with methods of diagnosis and treatment for hundreds of illness. It lists plant, minerals and animal substances required for the preparation of medicines. एक फिजिशियन थे जिन्होंने एक बुक लिखी चरका संहिता। इसमें उन्होंने क्या बताया कि ह्यूमन बॉडी यानी कि इंसानी शरीर को किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कैसी दवाई चाहिए होती है, और जो भी हमें बीमारियां होती हैं उसका इलाज कैसे होता है, इन सब के बारे में एक बुक लिखी गई। और इसमें प्लांट्स, मिनरल्स, एनिमल सब्सटेंस सब कुछ बताया गया कि क्या क्या चीज़ें जो है दवाई बनाने में काम आ सकती हैं। चरका संहिता सेज life ayu is the combination samyoga of body, senses, mind and soul. Ayurveda is the most sought science of life, beneficial to human both in this world and the world beyond. Another physician, Susruta, wrote about surgical instrument and surgery in his work Susruta Samhita. चरका संहिता में था कि जो हमारी लाइफ है वो कॉम्बिनेशन है 3 चीज़ों का, एक हमारी बॉडी, सेंसेस, माइंड और हमारा सोल। इन सब 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आयुर्वेदा एक ऐसी बुक थी जिसमें साइंस ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी में जो भी साइंस यूज़फुल होगी उसके बारे में हर चीज़ बताई गई थी। ह्यूमंस को, इंसानों को इसका क्या लाभ हो सकते हैं इस दुनिया में और इसके बाहरी दुनिया में, ये सब भी उसमें बताया गया। उसके बाद जो दूसरे फिजिशियन थे सुश्रुता, उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और सर्जरी कैसे होती है उसके बारे में सारी डिटेल्ड बुक जो है तैयार की। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरीज इन स्टोन। They tell us not only about the materials used but also give us an idea about the technological skill of the builders. The structure often depicts stories and incidents and have inscriptions and family trees through images and paintings. These are most useful to understand the life of the people. Indians have built some fascinating structures since the beginning. अब ये जो स्टोरीज़ हैं ये हमें सिर्फ यही नहीं बताती कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ था, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि उस टाइम के जो बिल्डर थे, बनाने वाले जो लोग थे, वो किस तरह से इसे बनाते थे, कौन सी स्किल्स इस्तेमाल करते थे। और बहुत से ऐसी डिपिक्ट स्टोरीज़ और इंसिडेंट्स हैं और ऐसी इंस्क्रिप्शंस भी बनाई गई हैं जिसके ऊपर इमेजेस और पेंटिंग्स बनी हुई हैं। बहुत बड़ी बड़ी लोगों ने दीवारों पे लगा रखी हैं। उससे सारा कुछ पता चलता है कि पहले एंशिएंट टाइम में लोग किस तरह से रहते थे या किस तरह के मॉन्यूमेंट्स उस टाइम पे हुआ करते थे। नेक्स्ट इज हु बिल्ट देम। Most of the ancient monuments, temples, etc. were built by kings and princes. However, rich merchants and their guilds, craftsmen, landowners, individual donors, including many women, also donated money for some of these. Hundreds of people worked on them. Once they were constructed, the revenue collected from the certain villages were kept solely for their maintenance. The temples also employed a large number of people to cook, wash and clean. Some people made garlands and jewelry. Others carved and sang or danced. Some castes were not allowed inside the temples. अब ये टॉपिक है कि हु बिल्ट देम, कि इनको बनाया किसने। तो जो बहुत सारे एंशियंट पुराने आप जो इमारतें देखते हो या मंदिर देखते हो वो ज़्यादातर राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं या फिर जो रिच मर्चेंट हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। उसके अलावा जैसे जो क्राफ्टमैन थे, जो बिजनेस करते थे लोग, या फिर जिनके पास ज़मीनें हुआ करती थी, वो लोग भी डोनेट करते थे इन चीज़ों को बनाने में। और जब ये चीज़ें बन जाती थी, इससे जो भी रिवेन्यू, जो भी फ़ायदा होता था उसको उस शहर की मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता था। मंदिरों में बहुत से लोगों को काम भी मिलता था, जैसे कि कुकिंग का, वॉशिंग का या फिर साफ़ सफाई का। तो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर काम भी करते थे, कुछ सॉन्ग गाते थे, डांस भी करते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ कास्ट ऐसी थी लोअर कास्ट जिनको कि टेम्पल्स में जाना अलाउड नहीं होता था।